नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, यही भगवान से मेरी दुआ है कि आप बहुत खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। अब देखिए, हम पिछली क्लासेस में क्वांटम में बात कर रहे थे, क्वांटम फिजिक्स में। और क्वांटम फिजिक्स में हमने बात की थी प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला। प्लांक के विकिरण सूत्र या प्लांक्स जो रेडिएशन फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, उस प्लांक के फॉर्मूले से हमने वीन का विकिरण नियम ज्ञात किया। उस फॉर्मूले की सहायता से हमने रेले जीन्स का नियम ज्ञात किया। उसी की सहायता से हम पिछली क्लास में स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम ज्ञात कर चुके हैं। अब उसी फॉर्मूले की सहायता से हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन के दो तरीके से पूछता है एग्ज़ाम में। एक तो कई बार डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि प्लांक के विकिरण नियम से, प्लांक के विकिरण नियम से। जैसे पहले हम 3 टाइप के क्वेश्चन करके आ गए। प्लांक के विकिरण नियम से पहला कौन सा करके आए? वीन का विकिरण नियम, प्रूफ कर लिया इसका हमने। दूसरा हम करके आए रेले जीन्स का विकिरण नियम। तीसरा हम करके आए स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। 3 चीज़ें निकाली किससे? प्लांक के विकिरण नियम से। ठीक है। अब एक ये पूछ सकता है कि प्लांक के विकिरण नियम से वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम याद होगा आपको, लेमडा एम इज इक्वल टू बी अपॉन कितना था? टी। इसे कहते हैं वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, शुरुआत में बताया था। एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्लांक के विकिरण नियम से वीन का विस्थापन सूत्र या वीन का विस्थापन नियम सिद्ध कीजिए या ज्ञात कीजिए या प्रूफ कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और एक इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा के भी पूछ लेता है। तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा? एक ही करना है, लेकिन क्वेश्चन पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, प्लांक का हमने सीखा, प्लांक का विकिरण नियम सीख गया। एक तो प्लांक का विकिरण नियम या प्लांक्स रेडिएशन लॉ हम पढ़ के आए। इसकी सहायता से मैंने किसका नियम निकाला? वीन विकिरण नियम। ठीक है, वीन रेडिएशन लॉ। इसके बाद एक हमने निकाला रेले जीन्स, इसका डेरिवेशन कर लिया हमने। इसके बाद हमने पिछली क्लास में निकाला स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। किसका नियम निकाला? स्टीफन बोल्ट्जमान का। अब इसकी सहायता से जो आगे काम करना जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन का विस्थापन नियम या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये निकालना है अभी हमें। तो एक तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि प्लांक के विकिरण नियम से प्लांक का जो रेडिएशन फार्मूला है, उस रेडिएशन फार्मूले की सहायता से वीन का डिस्प्लेसमेंट फार्मूला निकालिए, या विकिरण सूत्र से विस्थापन सूत्र निकालना वीन का। एक तो ये पूछ सकता है। और एक दूसरा भाषा या लैंग्वेज में लिखा हुआ पूछेगा। वो किस तरीके से लिखा हुआ पूछेगा, तो लिखिए इसका पहले क्वेश्चन लगा के लिखिए, एज ए क्वेश्चन लगाइए हेडिंग, और उस क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए जिससे कि आपको अलग दिख जाए। जैसे कि मैं दोनों प्रश्न लिखा दूं और दोनों का आंसर क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो इसीलिए वो समस्या भी नहीं आएगी कभी भी कि हम, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो पूछता कुछ और हम आंसर देते हैं कुछ। तो लिखिए क्वेश्चन, हेडिंग लगा लो सभी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखिए किसी नियत ताप T पर, किसी नियत ताप T पर, किसी नियत ताप T पर उस तरंगदैर्ध्य, किसी नियत ताप T पर उस तरंगदैर्ध्य के मान की गणना कीजिए। किसी नियत ताप T पर, किसी नियत ताप T पर उस तरंगदैर्ध्य के मान की गणना कीजिए, उस तरंगदैर्ध्य के मान की गणना कीजिए जिसके संगत, जिसके संगत ऊर्जा घनत्व u लैम्डा, जिसके संगत ऊर्जा घनत्व u लैम्डा अधिकतम होता है, जिसके संगत ऊर्जा घनत्व u लैम्डा अधिकतम होता है, जिसके संगत ऊर्जा घनत्व u लैम्डा अधिकतम होता है, जिसके संगत ऊर्जा घनत्व u लैम्डा अधिकतम होता है, जिसके संगत ऊर्जा घनत्व u लैम्डा अधिकतम होता है। इंग्लिश में लिखिए फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ at a fixed temperature T, find the value of wavelength at a fixed temperature T, at a fixed temperature T for which energy density, for which energy density u lambda, for which energy density u lambda is maximum, for which energy density u lambda is maximum। एक क्वेश्चन लिख लिया, पहले क्वेश्चन लिख लो, इसके बीच में लगा लो और या लगा लो।
और या लगा के दूसरा क्वेश्चन लिखिए। और लगा लिया। पहला क्वेश्चन सबने लिख लिया कि नियत ताप T पर उस लेमडा या उस तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए U लेमडा या ऊर्जा घनत्व क्या होता हो, अधिकतम होता हो। ठीक है, और लगा के लिखिए प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से, प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से, और लगा के लिखिए प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से, प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से वीन विस्थापन नियम, वीन विस्थापन नियम, वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए, वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए। प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से, प्लांक के विकिरण नियम या सूत्र की सहायता से वीन विस्थापन नियम, वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए, वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए, वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए, वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए। कि प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन of Wien's displacement law, of Wien's displacement law using Planck's radiation formula, using Planck's radiation formula, using Planck's radiation formula, using Planck's radiation formula। तो देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बन गया, आंसर एक होगा। अब कैसे होगा, क्या करना होगा, देखो बोर्ड पे। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा कि प्लांक के विकिरण नियम से वीन विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए, और इसमें भी किसका नियम काम आना है, प्लांक का ही नियम काम आना है। देखो करना क्या है इसके सॉल्यूशन में देखिए। और यू लेमडा अधिकतम या मैक्सिमम, एक बार उसको छोड़ो, उसका मतलब क्या है देखिए। सॉल्यूशन लिखिए इसका, या आंसर लिखिए। सॉल्यूशन या आंसर एक ही बात है। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको आना चाहिए प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला आना चाहिए हमें। तो देखिए प्लांक विकिरण नियम से, प्लांक के विकिरण नियम से, बाय प्लांक्स रेडिएशन लॉ या रूल फॉर्मूला, प्लांक के विकिरण नियम से, प्लांक के विकिरण नियम से, प्लांक के विकिरण नियम से, बाय प्लांक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक के विकिरण नियम से, बाय प्लांक्स रेडिएशन लॉ। प्लांक के विकिरण नियम से देखो यू लेमडा काम में लेना। एक बार यू लेमडा तो लिखे, तो यू लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5। फिर डी लेमडा लगा सकते हैं इधर 1 अपॉन, लेकिन ज़रूरत किसकी है, यू लेमडा की। ई की पावर एच सी अपॉन कितना होता है लेमडा के टी, और कितना होता है -1। प्लांक के विकिरण नियम से हम यू लेमडा लिख सकते हैं, यू लेमडा डी लेमडा लिख सकते हैं। तो यू लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी। अब देखिए ये कह रहा है कि यू लेमडा को क्या लेना है, अधिकतम। यू लेमडा को क्या लेना है, अधिकतम। अब यू लेमडा अधिकतम करने के लिए क्या अधिकतम करना पड़ेगा, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। सिर्फ बदलेगा वो कौन बदल सकता है, लेमडा। अगर लेमडा अधिकतम है तो यू लेमडा अधिक मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर लेमडा मिनिमम है तो यू लेमडा मिनिमम हो जाएगा। भाई ये कह रहा है कि यू लेमडा मैक्सिमम होना चाहिए। अब यू लेमडा मैक्सिमम कब होगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो यू लेमडा मैक्सिमम होने के लिए आपका लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा। भाई लेमडा ही तो बदल सकता है इसमें से, तो लेमडा जब मैक्सिमम होगा तो यू लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा, और तो कोई वैल्यू बदलने वाली नहीं है इसमें से। यही तो कह रखा आपको। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर क्या देके चलेंगे अपन, फर्स्ट। ठीक है, तो सबके ये बात समझ में आई कि यू लेमडा को क्या करना, अधिकतम या मैक्सिमम लेना है। तो यू लेमडा को अधिकतम या मैक्सिमम कब ले सकते हैं, जब लेमडा इज इक्वल टू हम कितना लेके चलेंगे, लेमडा मैक्सिमम। अरे लेमडा इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, लेमडा मैक्सिमम। भाई बाकी तो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट या चर है। तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो लेमडा को मैक्सिमम लेंगे, तभी तो वैल्यू यू लेमडा क्या बनेगी आपके पास, मैक्सिमम बनेगी। तो देखिए माना कि
कंसिडर लेमडा इक्वल टू लेमडा एम पर यू लेमडा का मान अधिकतम होता है, यू लेमडा का मान अधिकतम होता है तब, यू लेमडा का मान अधिकतम होता है तब कंसिडर एट लेमडा इक्वल टू लेमडा एम, कंसिडर एट लेमडा इक्वल टू लेमडा एम द वैल्यू ऑफ यू लेमडा इज मैक्सिमम, देन द वैल्यू ऑफ यू लेमडा इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ यू लेमडा इज मैक्सिमम देन। अब देखिए भाई, गणित के विद्यार्थी हो आप, गणित के विद्यार्थी हैं तो गणित के विद्यार्थी हैं अपन, तो कोई खास बात तो होगी अपन में, है कि नहीं खास बात, या अपन सारे ही खास हैं? हाँ गुरुजी, हम तो पूरे के पूरे ही खास हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। हम मैथ्स में पढ़ते हैं कोई भी फंक्शन होता है y इज इक्वल टू कितना होता है f(x), ठीक है, और हम कहते हैं कि इस फंक्शन को x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा या क्या देखना है इसका, मिनिमा, अधिकतम या न्यूनतम देखना है इसका। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम करते हैं इसका dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx को किसके बराबर रखते हैं, 0 के, और फिर जो वैल्यू होती है x इज इक्वल टू 2 उसको काम में लेते हैं यहाँ से, यहीं से तो वैल्यू निकालते हैं उसकी। अरे भाई मैथ्स में हम पढ़ के आते हैं कि भैया हम जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना चाहते हैं तो फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू f(x) होता है। हम क्या करते हैं, उसका dy अपॉन dx करते हैं, बराबर किसके रखते हैं, 0 के, और वहाँ से किसकी वैल्यू आती है, आपको x की वैल्यू मिलती है। अरे किसकी वैल्यू मिलती है, x की। उन x की वैल्यू में से एक वैल्यू ये भी मिलती है जो सवाल में दे देता है, या हम खुद भी निकाल सकते हैं। मान लो x इक्वल टू 2 आ गया। अब इस 2 पे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो मैथ्स में तो हम ये भी चेक करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा, या d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, 0। तो लेस देन 0 होगा तब तो आता है मैक्सिमा, और जब ग्रेटर देन 0 आता है तो मैथ्स के हिसाब से क्या आता है, मिनिमा। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि सारी चीज़ें कैलकुलेटेड रहती हैं पहले से, इसलिए किसी भी डेरिवेशन में ये चीज़ें हम चेक नहीं करेंगे। फिजिक्स में पहले से ही मालूम होता है कि अधिकतम है तो अधिकतम ही रहना है, और न्यूनतम है तो न्यूनतम। मैथ्स में तो सवाल से सवाल बदलेगा, किसी में अधिकतम हो सकता है, किसी में क्या हो सकता है, न्यूनतम। ये सारी चीज़ें पहले से प्रूफ है फिजिक्स की। मैथ्स में तो कोई सवाल लिख सकता है, मैंने ये सवाल लिख दिया, कोई लिख देगा, और कोई लिख देगा, फिर चेक करना पड़ेगा उसको कि वो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, आपके पास मिनिमम होगा। लेकिन फिजिक्स में कभी भी ये ग्रेटर देन d2y चेक नहीं करते, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, अगर लिखना चाहें तो भी, और बाकी नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। अब हमें करना पड़ेगा y इक्वल टू f(x), dy अपॉन dx बराबर 0, और हम कहेंगे कि लेमडा क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि यू लेमडा मैक्सिमम तब होगा जब लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम। और लेमडा की जगह हम डायरेक्ट ही, लेमडा की जगह कोई वैल्यू होती तो वो रख दे, जैसे x की वैल्यू 2 रख देते हैं, फिर ऐसे ही लेमडा की जगह कितना रख देंगे, लेमडा मैक्सिमम। अरे भाई मैक्सिमम मिनिमा यही तो होता है मैथ्स का। चीज़ों को समझिए बच्चों, अधिकतम का मतलब क्या है, मैक्सिमा से है। अधिकतम का मतलब किससे है, मैक्सिमा से। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, f(x), तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0। अब x के साथ नहीं करना, यहाँ फंक्शन कौन है, लेमडा। अरे किसका फंक्शन है, लेमडा, और y नहीं है, y की जगह कौन है, u लेमडा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, du लेमडा अपॉन क्या करना पड़ेगा, d लेमडा, और इज इक्वल टू 0। और इसमें फिक्स रहता है, मैथ्स में तो वैल्यू आने के बाद, ये चेक करने के बाद पता चलता है कि मैक्सिमा आएगा मिनिमा। लेकिन यहाँ तो पहले से ही फिक्स है कि लेमडा बराबर क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू कितना लेके चलना है मेरे प्यारे बच्चों, लेमडा एम। लेमडा एम का मतलब लेमडा मैक्सिमम। अब ये कैलकुलेशन करो, बराबर 0 के रखो, और लेमडा की जगह क्या रख दो, लेमडा एम रख दो। भाई मैथ्स में तो सोल्व करना पड़ता है सारी चीज़ें, ये डबल भी करते हैं अपन, करते आ रहे हैं, सारे हर एक क्लास में काम आ रहे हैं अपने। लेकिन यहाँ फिजिक्स में सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रूफ होती हैं, नया कोई प्रश्न खुद से नहीं बना सकते अपन, जो डेरिवेशन है वही कर रहे हैं। तो उसका फिक्स है कि मैक्सिमा वाला है तो मैक्सिमा होगा, और मिनिमा वाला है तो क्या होगा, मिनिमा। समझ रहे हो बातों को? तो इसमें हर चीज़ पहले से फिक्स होती है, मैथ्स की तरह चेक नहीं करना पड़ता कि मिनिमम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। और चेक भी अगर करेंगे तो जो ऊपर होता है वही होता है, इसलिए कभी भी चेक नहीं करते। अब इसका लेमडा के साथ अवकलज करो, और बराबर कितना करो, 0, और लेमडा बराबर लेमडा एम पर हमें मालूम दे रखा है कि अधिकतम होगा, तो लेमडा की जगह लेमडा एम रख देंगे, और आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। और लेमडा की वैल्यू जो आएगी उसी से हम किसका सूत्र कह देंगे कि वीन का विकिरण सूत्र भी तो यही होता है, लेमडा एम बराबर बी अपॉन कितना होता है, टीबी। तो वीन नियतांक होता है, यही तो कह रहा है कि वीन विकिरण सूत्र निकालना है।
वो वीन विस्थापन नियम निकालना है या वीन डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला में भी लेमडा चाहिए। और ऊपर जो सवाल लिखा है थ्योरी वाला उसमें भी किस चीज़ की वैल्यू पूछी है, तरंग दैर्ध्य की वेवलेंथ पूछी है। तो वेवलेंथ क्या होती है, लेमडा होती है आपके पास। तो दोनों सवाल एक हुए कि नहीं हुए। ऊपर वाले सवाल में क्या पूछा है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ पूछी है अधिकतम वाले केस में। और वीन विस्थापन नियम या वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले में भी लेमडा अधिकतम ही तो निकालते हैं, बी बटे कितना होता है, टी होता है, जिसको हम वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। और बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है आपके पास। अब देखिए बच्चों, इसका करेंगे अवकलज या वो डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देख लेना, वैसे तो मैथ के विद्यार्थी हो फिर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, रटने का कोई काम नहीं है। देखो पूरा एक एक पद सोल्व करूंगा मैं। देखो क्या करने वाले हैं इसमें, यहाँ देखो ये हो गया d अपॉन डी लेमडा, और यहाँ देखिए इसको लिखिए यू लेमडा को, d अपॉन डी लेमडा यू लेमडा। एक नंबर से कितना हो गया 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू द पावर कितना हो गया 5। ये हो गया आपके पास 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन कितना हो गया लेमडा के टी, और ये कितना हो गया -1, और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और कौन सी कंडीशन पे चल रहे हैं, जब या वेन लेमडा इज इक्वल टू कितना होगा लेमडा एम रखेंगे वो लास्ट में, क्योंकि मैथ्स में तो ये चीज़ ज्ञात करनी पड़ती है इसको सोल्व करके। यहाँ ज्ञात करने वाला काम नहीं है, पहले ही फिक्स रहता है मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम, तो मैथ्स से ज़्यादा ही काम है इसमें। अब इसका करना है लेमडा के साथ। देखो क्या होगा, लेमडा देखो एक तो बच्चों यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है लेमडा, तो इन दो का होना है। इसको तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, इसको तो मान लेंगे u और इसको क्या मान लो v। इसको तो मान लेंगे u, 1 अपॉन लेमडा की पावर 5 को तो मान लेंगे u, और इस वाले को क्या मान लेंगे v, और फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी का। समझ गई बात को। तो यहाँ तक सब बच्चे नोट कर लो, फिर मैं ये मिटा के फिर पूरा आगे से सोल्व करता हूँ। यहाँ तक उतार लीजिए सारे लोग, उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो इससे आगे इसका अवकलन करते हैं अपन। देखो क्या होगा, बहुत आसान है, बस बातें समझने की ज़रूरत है कि करना क्या है। अपन आज तक फिजिक्स से डर इसलिए लगता है कि अगर आप समझते तो हो नहीं और उसको बस शुरू हो जाते हो, जब गुरुजी कह देते हैं ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो जाता है। अब देखो कोई भी डेरिवेशन हो उसकी शुरुआत हमें मालूम होनी चाहिए। शुरुआत कहाँ से होती है, जो क्वेश्चन होता है उससे, या जो हेडिंग लगाते हैं उससे, और जो पूछता है उससे क्या होता है, अंत हो जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया 8 पाई, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, 8 पाई एच सी, ठीक है। ये तो हो गया u इतना पार्ट, तो और इसको क्या मानेंगे v। पहले इसका कर लेता हूँ, तो ये लेमडा की पावर -5, तो ऐसे होगा -5 लेमडा की पावर -5 -1, तो ये हो गया आपके पास -5 और बटे कितना हो गया लेमडा की पावर 6। नीचे आ गया ये ऐसा कैसा, u का कर दिया, v ऐसा कैसा, तो ये हो गया 1 अपॉन अभी तो कैलकुलेशन आई कहाँ क्वांटम में, अभी तो आएगी बच्चों, कैलकुलेशन का मज़ा ही आने वाला है। तभी तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ाते हैं और क्या उसका बेनिफिट है। ये कितना हुआ आपके पास माइनस, इस बार ये तो ऐसा कैसे रहना है, तो लगा नहीं वो प्लस ही आता है फॉर्मूले में। u का कर लिया, v छोड़ दिया, v का करेंगे, तो ये तो हो गया ये वाला आपके पास। अब देखिए इसका होना इस वाले पार्ट का, पहले तो होगा 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब e की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अभी तो हुआ 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसके अंदर चलते हैं, e की पावर का करेंगे, तो e की पावर क्या कहती है, e का होगा पहले, e क्या कहता है जैसा का जैसा ही रहूँगा मैं, तो ये हो गया e की पावर एच सी अपॉन कितना हो गया लेमडा के टी, ठीक है। अभी तो e का हुआ, अब किसका होना पावर का, तो पावर का नीचे होगा, e की पावर में ही तो है ये सारी, ये तो हो गया। अब देखो नीचे एच सी के टी तो क्या है कांस्टेंट, एच सी के टी तो क्या है कांस्टेंट, तो ये तो हो गया एच सी और के टी।
फिर होगा 1 लेमडा का, तो 1 कितना होना है, माइनस का 1 लेमडा स्क्वायर, माइनस का 1 लेमडा स्क्वायर। 1 का तो ये हो गया -1/x²। फिर इसका हुआ ई का ई, ऐसा का ऐसा। फिर इस पावर का हुआ, तो इस पावर में hc/kt तो कांस्टेंट है, 1 का कितना हो गया, -1/λ²। -1 का कितना होता है, 0। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, तो ब्रैकेट बंद और ये और इक्वल टू कितना, 0। समझ गए बात को। अब देखो बच्चों क्या करें, बस ये स्टेप सही, आगे पूरा सवाल सही। अब देखिए 8π/hc तो किस में चला गया, 8π/hc तो किस में चला गया, आपके पास 0 में, कांस्टेंट था। और बाकी देखिए क्या बच जाता है अपने पास, बाकी देखो बच्चों क्या बच जाएगा अपने पास, ये तो 0 में चला गया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये बच गया मेरे पास माइनस का 5/λ⁶, ये हो गया 1/e⁻hc अपॉन λ/kt, और ये कितना हो गया, -1। यही हुआ आपके पास, -5/λ⁶ 1/e⁻hc अपॉन λ/kt, -1, ये लिख दिया मैंने। यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस। और मैं इसको इधर से उधर ले जाऊंगा तो वापस से किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये हो गया आपके पास 1/λ⁵ 1/e⁻hc अपॉन λ/kt -1 का होल स्क्वायर, यही बचा आपके पास। और ऊपर कितना है, e की पावर में hc अपॉन λ/kt, और ये हो गया आपके पास hc, ये पावर में नहीं है, ये तो अलग हो गया, इसको यहाँ लगा देता हूँ। देखो e की पावर ये हो गया hc अपॉन λ/kt, और साथ में गुणा में कितना आ रहा है, hc अपॉन λ², और ये कितना हो गया, kt। देखो बच्चों कुछ नहीं किया, ये वाला तो 0 में चला गया, इसको ऐसा कैसा उतार दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, उधर भेज दिया, तो वापस से किसका हो गया रिजल्ट आपके पास, वापस से रिजल्ट किसका हो गया आपके पास, माइनस का। यही हुआ अपने पास। अब यहाँ से देखिए माइनस, ये माइनस तो हो गए प्लस, यहाँ से देखिए ये कितनी पावर है, एक पावर, एक ही तो पावर है, और ये 2 पावर, तो इससे कट गया। लैम्डा की पावर 6 है, यहाँ 5 और 2 कितनी हो रही है, 7। तो देखो ये लैम्डा भी कट जाएगा, और इधर एक लैम्डा बच जाएगा नीचे, 1/λ, और इधर कितना बच गया, 5। एक ये बच गया hc अपॉन kt, तो ये बच गया आपके पास hc अपॉन कितना हो गया, kt। एक ये बच गया और एक पावर इसकी बच गई, तो e की पावर hc अपॉन कितना हो गया, λ/kt, यहाँ हो गया e की पावर hc अपॉन λ/kt, और कितना हो गया, -1। यही बचा मेरे दोस्तों। किस पे काम कर रहे हैं हम, वो तो मालूम ही हमें कि जब या व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू कितना लेके चले थे, λm। कोई मैथ्स तो है नहीं कि वो वैल्यू आने पे पता चलेगी, पहले से मालूम रहती है इसमें। अब इसमें लैम्डा इज कितना रख लो, λm, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू hc और λ/m/kt, e की पावर hc अपॉन λ/m/kt, नीचे आ गया e की पावर hc λ/m/kt, और ये कितना हो गया, -1। यही बना आपके पास। अब देखिए लैम्डा m क्यों रखा, क्योंकि सवाल में अधिकतम उत्सर्जन क्षमता दे रखी है, u लैम्डा क्या दे रखी है सवाल में, मैक्सिमम। तो u लैम्डा अधिकतम तभी होगा जब क्या होगा, लैम्डा अधिकतम होगा, तो इस कंडीशन को काम में ले रहे हैं अपन। अब ये बार बार इतना लिख रहे हैं, इसको मान लो x, इसको क्या मान लो प्यारे बच्चों, x मान लो इसको। तो हमने मान लिया, यहाँ दिखा देना कि hc अपॉन λ/m/kt इज इक्वल टू, मैंने कितना मान लिया, x। क्या मान लिया, माना या कंसीडर, माना या कंसीडर, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, देखो क्या बन गया, 5 इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखना बाद में नोट करना, ये तो कितना हो गया x, e की पावर कितना हो गया x, नीचे कितना हो गया e⁻x, और ये कितना हो गया, -1। यही बना आपके पास। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो तो ये हो गया e⁵ e⁻x माइनस कितना हो गया 5,
और ये हो गया आपके पास इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, यही बना आपके पास। ई टू द पावर एक्स यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, एक जगह कर लो इसको, तो ये हो गया 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x, ये तो कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से, ई टू द पावर x, और इस 5 को उधर भेज दिया इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और x की वैल्यू यहाँ रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है ही, x की वैल्यू तो चाहिए, x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा और ये एच सी के टी उधर चला जाएगा तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू तो चाहिए थी, लेमडा m बराबर अपने आप आ जाएगा b/t, टेंशन मत करो उसकी। बस ये लाइन सही होनी चाहिए, अवकलन या डिफरेंशिएशन, बाकी कोई समस्या नहीं आ रही। नोट कर लीजिए यहाँ तक। और मुझे लिख के ज़रूर बताएंगे कि हमें सर बिल्कुल पूरा समझ में आया है, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई सब बच्चे बहुत आसानी पूर्वक समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। बिल्कुल लिखिए, एक एक चीज़ सही लिखना भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में। एक एक बात को सही से लिखिए, नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ऑनलाइन बेस्ड चीज़ है भगवान की दी हुई, जिससे हम किसी भी चीज़ को 2 बार 5 बार देख सकते हैं, आगे पीछे रोक सकते हैं। कहीं मैं जल्दी चल रहा हूँ तो आप रोक के देख सकते हो, कहीं आप जल्दी चल रहे हो तो आगे बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें। किसी सवाल में आपने मान लो पहले ही सोल्व कर लिया, चीज़ों को समझिएगा मेरी बात को। एक वो लाइव सब में कुछ नहीं है, वो एक टाइम पास चीज़ें हैं। वो वीडियो अवेलेबल होना बहुत बड़ी चीज़ है, और लेक्चर अवेलेबल रहता है 1 दिन 2 दिन। तो मैं जैसे मान लो कोई क्वेश्चन था, ये डेरिवेशन था, मान लो किसी ने पहले ही सोल्व कर लिया मेरे से, तो वो आगे बढ़ा लो। क्यों आपने 10-15 मिनट ख़राब कर रहे हो? और मान लो कोई चीज़ दोबारा समझनी है तो उसको रोक के आराम से समझ लो, 10-15 मिनट ज़्यादा लगा दो, उस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको नीचे भेज देता हूँ। ये हो गया e टू द पावर x इज इक्वल टू, ये हो गया 5 कितना हो गया आपके पास 5 माइनस एक्स, 5 कितना हो गया आपके पास 5 माइनस एक्स। वैल्यू तो x की निकालनी पड़ेगी मेरे दोस्त। x की वैल्यू निकालने से किसकी वैल्यू आएगी? लेमडा की। लेमडा की वैल्यू आते रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पूछी है, या वीन का विस्थापन सूत्र में भी किसकी ज़रूरत होती है? लेमडा की ज़रूरत होती है हमको। तो देखो क्या करें, दोनों तरफ इसमें से देखो, इसको लॉग लेंगे तो ये तो हो गया x, इधर लॉग लेंगे तो ये तो ऊपर है तो log 5 माइनस कितना हो जाएगा log, नीचे वाला माइनस में आ जाता है, और ये हो गया 5 माइनस एक्स। अब देखिए मैथ्स में 2 टाइप के समीकरण होते हैं। हम पिछले साल न्यूमेरिकल मैथ्स में पढ़ के भी आए हैं, न्यूमेरिकल जो एनालिसिस हम पढ़ के आए हैं उसमें हम बहुत अच्छे से समझ के आए हैं कि समीकरण या इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं। समीकरण इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होते हैं बीजीय और एक होते हैं अबीजीय। एक इक्वेशन होती है अलजेब्रिक इक्वेशन और दूसरे होते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। एक इक्वेशन तो कौन सी होती है? बीजीय, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, नॉर्मल जो एक्स के फलन में आ रही हैं, ये सारे के सारे जितने भी समीकरण हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस टाइप के जितने भी समीकरण हैं वो सारे कौन से कहलाते हैं? बीजीय समीकरण है। उनको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। बहुत जगह काम आएंगी, सुन लो इन बातों को, रोज़ रोज़ नहीं समझाने वाला हूँ मैं इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ें ये।
ये तो हो गया आपके पास, इनको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन, बीजीय समीकरण हो गया आपके पास। और एक समीकरण जिनके अंदर एक्सपोनेंशियल आता हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हो, लॉगरिदमिक आते हो, ये जितने भी फंक्शन हाइपरबोलिक आते हों, इनसे मिलके अगर कोई समीकरण बना है तो वो समीकरण कहलाता है अबीजीय समीकरण। क्या कहलाता है? अबीजीय समीकरण, या उसको कहते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। मैथ्स में दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, बहुत जगह काम आने हैं अपने क्वांटम में, इसलिए मैं पूरा डिटेल वाइज बता रहा हूँ। ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी फिजिक्स के अगर लेक्चर्स में आपको कहीं भी, कि मैथ्स में समीकरण इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कोई भी इक्वेशन होगी, एक होती है बीजीय और एक कौन सी होती है? अबीजीय। बीजीय समीकरण इस प्रकार के जो साधारण समीकरण हैं इनको क्या कहते हैं? बीजीय एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। और अबीजीय समीकरण उनको कहते हैं कि जिनके अंदर कोई एक्सपोनेंशियल आ जाए, ई की पावर आ जाए, साइन कोस टेन आ जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आ जाए, या कोई लॉगरिदम लघुगणकीय फलन आ जाए, या कोई हाइपरबोलिक का फलन आ जाए, तो उन समीकरणों को क्या कहते हैं? अबीजीय समीकरण या ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं उनको। क्या कहते हैं उनको? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं उनको। तो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन में जैसे कोई भी समीकरण लिख दूं मैं, x = log x + 1, x = e की पावर x - 1 + sin x, ये समीकरण है दोनों के दोनों, ये कौन से इस कैटेगरी में आते हैं? अबीजीय समीकरण। अबीजीय समीकरण को सोल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे इसके गुणनखंड या फैक्टर करके हम सोल्व कर लेते हैं इसको, तो रिजल्ट आ जाता है x के एक वैल्यू या 3 घात का है तो 3 आंसर आ जाएंगे। इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए हम मैथ्स में पढ़ के आए हैं पिछली साल, एनए की बुक में पढ़ते हैं हम, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इनके मेथड पढ़ते हैं। एक तो होता है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड होता है। एक होती है पुनरावर्ती विधि। क्या होती है? पुनरावर्ती विधि, इटरेशन मेथड। एक हम पढ़ के आए, अगर याद हो तो आपके, मिथ्या स्थिति विधि या रेगुला फाल्सी मेथड। क्या होता है? रेगुला फाल्सी मेथड। एक अगर आपके याद हो तो न्यूटन रेप्सन विधि, न्यूटन रेप्सन विधि। ये मेथड पढ़ के आए थे हम पिछली क्लास में। कौन से समीकरणों के लिए पढ़ के आए थे? ये पढ़ के आए थे अबीजीय समीकरणों को हल करने के लिए, और इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? कैलकुलेटर की। याद होगा आपके, टेबल बना के सोल्व किया था हमने। तो जितने भी अपने फिजिक्स में अबीजीय समीकरण आएंगे, जैसे ये समीकरण दिख रहा है आपको, ये कौन सा समीकरण? अब तो बताओ मेरे को, बीजीय या अबीजीय? लिख के बताओ मुझे, एल्जेब्रिक या ट्रांसीडेंटल? ये जो ऊपर इक्वेशन दिख रही है कौन सी है? ये कौन सा समीकरण है? ये समीकरण है अबीजीय। कौन सा है? अबीजीय या ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है। और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को मैं डायरेक्ट ऐसे यहाँ बोर्ड पे सोल्व किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। अगर सोल्व करनी है तो मैथ्स के इन मेथड में से कोई सा एक मेथड लगाना पड़ेगा, कि यही है, अपन ने तो मैथ्स में तो करते आ रहे, और उस मेथड से इसको सोल्व करना है। लेकिन यहाँ फिजिक्स में इन मेथडों का काम में नहीं लेंगे, और डायरेक्ट उत्तर याद करने पड़ेंगे आपको। भैया कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास इसका। अगर मैथ्स का होता तो मैं इस सवाल को सोल्व कर देता तुरंत ही, मैथ्स वाले पेपर में। एनए में तो सोल्व किए ही कैलकुलेटर से, ये सारे मेथड पढ़ गए हैं अपन गत वर्ष या पिछली क्लासेस में। लेकिन यहाँ ये मेथड नहीं सोल्व करेंगे, इतना बड़ा डेरिवेशन बन जाएगा। इसलिए जब भी फिजिक्स में बहुत जगह अबीजीय समीकरण आएंगे तो उनमें, एक तो यहाँ आ रहा है, एक दो जगह और आएगा, अगली यूनिट में भी आएगा, तो उनमें आपको आंसर डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। और एक लाइन लिखनी होगी। क्या लाइन लिखनी होगी? कि ऊपर वाला समीकरण या उपरोक्त समीकरण या अबव इक्वेशन कौन सा समीकरण है? अबीजीय समीकरण। अतः इसका हल, और वो हल या सॉल्यूशन आपके दिमाग में याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए भैया। और पूरे डेरिवेशन में एक भी शब्द रटने को नहीं कह रहा। और अगर मैथ्स होती तो मैं इसको भी सोल्व कर देता, कैलकुलेटर, लेकिन वहाँ फिर कैलकुलेटर नहीं होगा अपने पास, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती एग्जाम में, इसलिए हमें फिजिक्स में इसका रिजल्ट याद करना पड़ेगा। और ये गणित सबके समझ में आनी चाहिए, बहुत जगह काम आएगा। पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता बीजीय क्या है, अबीजीय क्या है। पूछ के देख लेना चाहिए किसी से भी, अपने सिवा किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ के देख लीजिए कि छोड़ चल फिजिक्स, प्लांक वलांक गए, जो भी आप सब कहते हो ना, कहाँ गए, वहीं चले गए, ऐसे मान लो, है ना। लेकिन अब तू तो कहते ये बता दे मेरे को बीजीय और अबीजीय समीकरण कौन से होते हैं, बस तेरी पूरी तो मैथ चेक हो जाएगी अगले की, और पूरी फिजिक्स चेक हो जाएगी कि क्या पढ़ रहा है वो मालूम चल जाएगी, कि रटा रटाया चिपका चिपकाया माल पढ़ रहा है या कुछ चीज़ समझ के पढ़ रहा है। समझ गए बातों को? आप देखिए यहाँ क्या लिखने वाला हूँ मैं। तो इसका सॉल्यूशन नहीं करने वाले अपन,
अगर मैथ्स होती तो वहाँ कैलकुलेटर होता, और एनए में हम करके आए हैं ऐसे बहुत सारे सवाल, याद होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि एनए का पेपर भी दिया था कुछ बच्चों ने। तो देखिए बच्चों, यह एक अबीजीय समीकरण है, यह एक अबीजीय समीकरण है, यह एक अबीजीय समीकरण है। इट इज ए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, इट इज ए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अतः इसका संख्यात्मक हल या न्यूमेरिकल वैल्यू, अतः इसका संख्यात्मक हल एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका रिजल्ट आना, एक्स का। अतः इसका संख्यात्मक हल या न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज ए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल क्यों हुई, एबीजे क्यों हुआ, क्योंकि लॉग आ गया, जिसमें लॉगरिदमिक आ जाए, ई की पावर आ जाए, साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, हाइपरबोलिक आ जाए, ये सारे के सारे फंक्शन कौन से होते हैं, अरे कौन से होते हैं, एबीजे। इनको क्या कहते हैं हम, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपके पास, ट्रांसेंडेंटल। और इसका एंड इट्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू, याद रखना पड़ेगा 4.965। एक्स का रिजल्ट कितना आएगा, 4.965। देखो याद रखने में थोड़ी दुविधा तो होती है आपको भी और मुझे भी, लेकिन रखना ही पड़ेगा। यहाँ सोल्व नहीं कर सकते, करने को तो कर देंगे अभी कैलकुलेटर लेके अपन, तो कोई सा मेथड लगा देंगे, इसमें इंटरवल आ जाएगी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ फिर सवाल या डेरिवेशन जितने नंबर का है उससे बड़ा सवाल बन जाएगा। वैल्यू किसकी आ गई भैया, एक्स की। एक्स किसको मान के चले थे, अब एक्स किसको मान के चले थे, एक्स इज इक्वल टू हम लेके चले थे अभी तो एच सी अपॉन लेमडा एम, और ये कितना था, के टी, यही लेके चले थे। एक्स की वैल्यू रख लो 4.965 एच सी लेमडा एम के, और कितना हो गया टी। इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, यही तो काम करेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए, लेमडा की। अरे वैल्यू किसकी चाहिए, लेमडा की। तो देखिए ये आ गया आपके पास लेमडा एम इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो ये हो गया एच सी अपॉन 4.965 इंटू कितना हो गया, के टी। ये तो आपका सवाल सोल्व हो गया, पहला क्वेश्चन लिखवाया ना मैंने, वो क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका कि लेमडा तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो। तो ये तो मान ज्ञात हो गया तरंग दैर्ध्य का। इसके बाद आपसे दूसरा एक और लगा के और प्रश्न लिखा था कि वीन का विस्थापन नियम क्या होगा। अरे वीन का विस्थापन नियम क्या होगा, तो वीन का विस्थापन नियम याद होगा, लेमडा एम इंटू टी, इधर ले आओ, लेमडा एम इंटू टी बराबर, ये हो गया एच सी, और ये हो गया 4.965 इंटू कितना हो गया, के, यही बना। अब जब h की वैल्यू हम जानते हैं, c की वैल्यू हम जानते हैं, k की वैल्यू, जब इसमें सारी वैल्यू हम रखेंगे, सारी वैल्यू जब हम इसमें रख के और जब वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है इसका रिजल्ट आने वाला है 2.898 इंटू 10⁻³ रिजल्ट आने वाला इसका। और ये हो गया लेमडा एम टी। वैल्यू नहीं रखनी है, एक भी डायरेक्ट लिखना है, बस यहाँ ये लिख सकते हो H, C तथा के मान रखकर हल करने पर, अब हल होगा नहीं ऐसे, देखो भाग नहीं लगेगा, 0.2 में वैल्यू है सबकी, ये पॉइंट में वैल्यू, के में पॉइंट आएगा, एच में पॉइंट आएगा, तो इसलिए वो सोल्व नहीं होंगे, भाग नहीं लगेंगे। जितना अपन आसान देख रहे हैं वैल्यू रख लें, ये उत्तर आ जाए। और ये उत्तर मैंने बहुत पहले बता दिया, ये किसकी वैल्यू है, बी की। अरे किसकी वैल्यू है, बी की। तो ये किसका नियम आ गया आपके पास, वीन का विस्थापन नियम, यही तो था। लेमडा एम टी बराबर बी कह दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा एम बराबर कितना हो गया, बी अपॉन टी। तो ये किसका नियम हो गया, वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। कौन सा हो गया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। और जहाँ बी क्या हो गया, वीन नियतांक या वीन कांस्टेंट, जहाँ बी क्या हो गया, वीन नियतांक या वीन कांस्टेंट। यह आपके दोनों सवाल हो गए। इतना तो करना ही है, टी को इधर लाते ही जो वैल्यू बचेगी वो बी के बराबर आएगा सोल्व करने पे। अब देखो ये आप कहोगे एच की वैल्यू सी की रख के हम काट लें, नहीं कटेगा बच्चों, पहले कह रहा हूँ पॉइंट की कैलकुलेशन है, रिजल्ट कम से कम बी कांस्टेंट का रिजल्ट तो याद रखो। न्यूमेरिकल भी आ जाता कई बार, तो बी कांस्टेंट की वैल्यू तो अपने यहाँ होनी चाहिए, बी की तो वैल्यू कम से कम याद होगी। और वो भी मालूम होगा कि क्या क्या होता है इसका, एम के मीटर केल्विन, नियतांक क्या होता है, वो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर केल्विन होगी।
तो ये प्रश्न है आपका। अब इसमें बताओ मुझे, कहीं भी कोई रटने की चीज़ आई क्या? सिर्फ एक ये वैल्यू ध्यान रखनी है बस, ये वैल्यू नोट कर लो, इसको अच्छे से समझ के अच्छे से करना इसको। अब देखो प्लांक से कितने सवाल बन गए। प्लांक से वीन का विकिरण 1 नंबर, प्लांक से रेले जीन्स 2 नंबर, प्लांक से स्टीफन बोल्ट्जमान 3 नंबर, और प्लांक से ये कौन सा निकाल दिया, वीन का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। कितने हो गए? 4। एक प्लांक खुद कितना? 5। और एक माध्य ऊर्जा निकाली थी 6। तो प्लांक में से खाली नहीं जाएगा पेपर, प्लांक के अंदर से गुजर के जरूर जाएगा पेपर। चाहे प्लांक में से छोटा प्रश्न पूछे, चाहे प्लांक में से बड़ा पूछे, 2-3 को मिला के पूछे, लेकिन बिना प्लांक के पेपर खाली नहीं जा सकता। पेपर में प्लांक छपके ही रहेगा आपके में, ये नोट लगा लो चाहे ऊपर, कि बिना प्लांक छपे हुए क्वांटम का पेपर ही नहीं छपेगा। तो इसलिए प्लांक बहुत अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों। एक एक चीज़ पढ़ा दी मैंने प्लांक की आपको। प्लांक की परिकल्पना क्या थी, प्लांक की दोलकों की माध्य ऊर्जा क्या थी, प्लांक का विकिरण सूत्र क्या था, प्लांक से वीन विकिरण कैसे निकाला, प्लांक से रेले जीन्स कैसे निकाला 5, प्लांक से स्टीफन बोल्ट्जमान 6, और प्लांक से वीन का विस्थापन नियम कितनी चीज़ें 7। बहुत बेहतरीन तरीके से, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो नोट कर लीजिए इसको आराम से। तो अच्छे से नोट कीजिए बच्चों, इसको सिस्टमेटिक ढंग से एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को आराम से रोक के चीज़ें लिख लिया करो, कहीं जल्दी है तो आगे बढ़ा लिया करो, सारी सुविधाएं होती हैं इसमें। तो पढ़िए आराम से सिस्टमेटिक ढंग से। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद सबको।